नहीं, खत्म नहीं हुई, अधूरी रह गई। महल फिल्म की कहानी कामिनी नाम की एक ऐसी महिला की थी जो महल में बरसों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और भूतहा घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई थी। इस उजाड़ महल के एक टूटे फूटे क्वार्टर में एक बूढ़ा माली अब तक रहता है। इसी बूढ़े माली की बयान की हुई एक अजीब कहानी। जब ये महल बन चुका तो एक खूबसूरत औरत उसके साथ आई और यहाँ रहने लगी। कामिनी महल में अपने प्रेमी का इंतजार करती रह जाती है। वहीं एक रात के मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। जमुना में भरी बरसात का भयानक तूफान आया हुआ था। मोहब्बत की कश्ती डगमगाती डोलती अपनी मंजिल की तरफ चली आ रही थी कि जमुना के किसी भंवर में फंसकर डूब गई। लेकिन डूबते डूबते नदी की मौजों से एक आखिरी पैगाम आया कि गम न कर नाकामनी। हमारी मजबूत मोहब्बत पर तकदीर के जबरदस्त हमले से तुम निराश न होना। मोहब्बत हारी नहीं, हारेगी नहीं। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। कामनी इस वादे पर। दूसरी ओर उसके प्रेमी की नाव डूब जाती है और मर जाता है और कामिनी महल में प्रेमी का इंतजार करते हुए दम तोड़ देती है। और उनके अरमानों का ये खूबसूरत महल वीरान हो गया। 40 वर्ष के बाद आप पहले आदमी हैं जो इसे फिर से आबाद करने आए। महल 1940 के दशक की सबसे सुपरहिट फिल्म रही थी, बल्कि इसने हॉरर जॉनर में आने वाले दशकों के लिए एक ट्रेंड भी सेट किया था। महल की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। वह घटना एक्टर अशोक कुमार के साथ घटी थी। अशोक कुमार ने वह घटना कमाल अमरोही को बताई और उनसे इस पर फिल्म बनाने के लिए कहा। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह एक पहाड़ी इलाके में जीजी बॉय हाउस के पास शूटिंग कर रहे थे, आधी रात का समय था, तभी वहां अशोक कुमार ने एक महिला की कार में सिर कटी लाश देखी। तभी वो महिला वहां से गायब हो गई और अशोक कुमार के होश उड़ गए। अशोक कुमार ने यह बात अपने स्टाफ को भी बताई, लेकिन उन्हें लगा कि एक्टर ने कोई सपना देखा होगा। जब अशोक कुमार इस बारे में शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन गए तो वहां उन्हें बताया गया कि ऐसी घटना उसी जगह पर 14 साल पहले हो चुकी है। पिछली जिंदगी की एक एक बात याद है। महल को रिलीज हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह फिल्म कई मायनों में ट्रेंड सेटर है। आने वाले कई दशकों तक जीवन में हॉरर फिल्में बनी, उसमें कहीं न कहीं महल फिल्म की झलक या उसके एलिमेंट देखने को मिले। फिर चाहे वह पुनर्जन्म हो या फिर पुरानी हवेली, महल में ही पहली बार पुनर्जन्म का किस्सा दिखाया गया था, जिसके बाद में कई फिल्मों में दोहराया गया। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक महल उस समय 9 लाख रुपए में बनी थी, जिसने तब 1,45,00,000 की कमाई की थी। उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक माना जाता है। महल को एक्ट्रेस देविका रानी के प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। उस समय बॉम्बे टॉकीज की माली हालात ठीक नहीं थी, लेकिन महल ने बॉम्बे टॉकीज की हालत सुधार दी। तुम आ गए, मुझे मालूम था कि तुम आओगे। और खूब मुनाफा कमाया। महल ने अपने रिलीज के बाद से कई डरावनी फिल्मों को प्रभावित किया है। इसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की 10 महान रोमांटिक हॉरर फिल्मों और स्कूप हूप की 14 बॉलीवुड हॉरर फिल्में, जिन्हें आप अकेले नहीं देख सकते, की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। महल एक पुनर्जन्म और एक भूत की कहानी है। इलाहाबाद में खूबसूरत परित्यक्त महल है। जब इस महल में नया मालिक हरिशंकर अशोक कुमार रहने आता है तो बूढ़ा माली अधूरे प्यार की कहानी सुनाता है। 20 साल पहले एक आदमी ने इसे बनवाया और उसकी प्रेमिका कामिनी मधुबाला इसमें रहने लगी। वह दिन भर उस आदमी का इंतजार करती रहती थी कि आधी रात को वह उसके पास आए, लेकिन वो हमेशा सुबह होने से पहले ही चला जाता था। एक तूफानी रात में उस आदमी का जहाज डूब गया और वह डूब गया। कामिनी को छोड़ने से पहले वह उससे कहता है
कि उनका प्यार कभी असफल नहीं होगा। कुछ दिन बाद कामिनी की भी मृत्यु हो गई। ना तो कोई उन्हें पूछने वाला आया, ना ही कोई जानने वाला आया। तुम कब से यहाँ हो? मैं तो शुरू से ही यहाँ हूँ। जब शंकर शयन कक्ष में जाता है तो दीवार से एक तस्वीर गिरती है और शंकर यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि तस्वीर में दिख रहा आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। तभी एक महिला को गाते हुए सुना जाता है और शंकर उसकी आवाज का अनुसरण करते हैं। वह उसे एक कमरे में बैठा हुआ पाता है, लेकिन जब वह उसे देखती है तो वह भाग जाती है। शंकर का दोस्त श्रीनाथ कन्नू राय आता है। कौन है? शंकर? क्या बात है शंकर? क्या हुआ? जरा ठहरो, मुझे होश में आने दो। मैं जरा खामोश रहना चाहता हूं। और शंकर अपने पिछले जन्म में अधूरी प्रेम कहानी का आदमी होने पर संदेह व्यक्त करता है। ये मेरी तस्वीर यहाँ क्यों है? श्रीनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिछले जन्म में मैंने ही ये महल बनवाया हो और वो अधूरी मोहब्बत की हो, जिसे मुकम्मल करने के लिए अपने इस जन्म में मैं यहाँ आ गया। ये महज एक इत्तेफाक है। अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत खतरनाक अटकती हुई रूह। श्रीनाथ उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो एक वहम था। नहीं, मैं वहम नहीं, हकीकत। लेकिन तभी महिला फिर से प्रकट हो जाती है। वे उसका पीछा करते हुए छत पर चले जाते हैं जहां वह पानी में कूद गई, और जब दोनों लोगों ने नीचे देखा तो उन्हें कुछ नहीं मिला। अगले दिन शंकर वापस महल में जाता है। कामिनी उसे बताती है कि वह असली है। मैं कोई वहम नहीं, कोई ख्वाब नहीं। लेकिन श्रीनाथ हस्तक्षेप करता है और शंकर को चेतावनी देता है कि वह उसे मौत के घाट उतार देगी। समझाने के बावजूद तुम फिर यहाँ आ गए। मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया था। मैं एक हसीन ख्वाब में था और तुमने मुझे चौंका दिया। ख्वाब में नहीं, तुम उस जहर के नशे में थे जो शरबत के धोखे में पी गए हो। चलो आओ। भूत फिर प्रकट होता है और श्रीनाथ को उनसे दूर रहने के लिए कहता है। ठहरो, क्या तुम अपने अक्लो होश बिल्कुल गंवा बैठे हो? क्या तुम इतना नहीं समझ सकते कि मौत एक खूबसूरत रूप में तुमसे आंख मिचौली खेल रही है? इंसान के पास सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग भी है। जानवर भी जब किसी जाल में फंसने लगता है तो एक बार भड़कता है। तुम इंसान होकर भी नहीं चौंकते? वकील साहब, मोहब्बत के इस मुकदमे में बहस की जरूरत नहीं। आप जीत नहीं से मैं आपसे ये कहे जाती हूँ, मेरे और उनके दरमियान आने की कोशिश न कीजिए, वरना पछताइएगा। क्रोधित होकर श्रीनाथ ने उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फरमाइए। तुमने इस महल की हमें जो कहानी सुनाई थी, उसमें तुम एक खास बात कहना भूल गए थे। कौन सी हुजूर? ये कि इस महल में जिस औरत से मोहब्बत की गई थी, उसकी रूह यहाँ भटका करती है। नहीं तो सरकार। लेकिन हम उसे कई बार देख चुके हैं। हुजूर को शुबा हुआ होगा। मुझे तो यहाँ 40 साल गुजर गए, मुझे तो कभी न कभी दिखाई देती। कामिनी शंकर से कहती है कि अगर वह उस महिला के शरीर में प्रवेश कर सकती है जिसे शंकर पसंद करता है तो वह जीवन में लौट सकती है। वह शंकर से माली की बेटी का चेहरा देखने के लिए कहती है कि वह सुंदर है या नहीं, और वह कामिनी को उस रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं मालन के रूप में आऊं, ये इत्मीनान कर लेना चाहती हूँ कि तुम मुझे मालन के रूप में देखकर बदल तो नहीं जाओगे। मालिन तो क्या, मैं तुम्हें एक नागन के रूप में भी हासिल करने के लिए तैयार हूँ।
इसी बीच शंकर के पिता श्रीनाथ से सारी बात सुनकर आ जाते हैं। तुम एक परछाई के पीछे भागते भागते मर जाना चाहते हो? तुम बगैर किसी कसूर के अपनी मंगेतर के साथ अन्याय करना चाहते हो? इधर देखो, तुम जीते जागते इंसानों का खून निचोड़कर मुर्दों को छिड़कना चाहते हो? और उसे घर ले जाते हैं। हाँ, मैं भूल जाऊंगा। मैं अपने दिल को कुचल डालूंगा। मैं उसे भुला दूंगा। शंकर ने रंजना विजय लक्ष्मी से शादी की। कामिनी को भूलने के लिए वो अपने पत्नी के साथ कहीं दूर जाने का फैसला करता है। जरा हिम्मत से काम लो रंजना, तुम्हें तो अभी मेरे साथ जिंदगी का काफी सफर तय करना बाकी। 2 साल के बाद परेशान रंजना यह जानना चाहती है कि शंकर हर रात कहाँ जाता है। आज मैं तुमसे मालूम करूंगी ये क्या राज है। जब वह कामिनी से मिलने जाता है तो वह उसका पीछा करती है। इस बार क्या फैसला करके आए हो? इस बार मैं मरने आया हूं या तुम्हें हासिल करने। कामिनी उससे माली की बेटी को मारने के लिए कहती है ताकि वह उसके शरीर का उपयोग कर सके। मुझे हासिल कर लो, मालन तुम्हारे पास आएगी। तुम अपने फैसले पर जमे रहो। सब कुछ सुनकर रंजना ने जहर पी लिया। और मौत का बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन गई। शंकर के खिलाफ विश्वासघात। ये मेरे पति हैं, इन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझसे बड़ी बेवफाई की और आज आखिर इन्होंने एक गैर औरत की मोहब्बत में मुझे जहर दे दिया। जहर? आपको जहर दिया गया? अब्दुल, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। और उसे जहर देने का आरोप लगाया। शंकर को अदालत में पेश किया गया और माली की बेटी आशा को भी वहां बुलाया गया, जिस पर शंकर और रंजना के बीच अनबन का आरोप लगाया गया। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, अपना घूंघट उठाओ। कौन? पुलिस। क्या है? आप गिरफ्तार किया। तुम अपनी बीवी से नफरत करते थे और इसी नफरत की वजह से तुमने उसे धोखे से जहर देकर मार डाला। नहीं, यकीनन तुम अपनी बीवी से नफरत करते थे। तुमने अपनी बीवी की सूरत जिंदगी में एक बार भी नहीं देखी। तुमने अगर उसे देखा है तो ये लो और इन मुख्तलिफ तस्वीरों में से पहचानो उस औरत की तस्वीर कौन सी है जिसने अपनी जिंदगी का एक जमाना तुम्हारे साथ गुजारा। यही है तुम्हारी बीवी। इनमें से कोई भी तुम्हारी बीवी नहीं थी। बेशक तुम उसे नहीं पहचान सकते, होने ना कभी नहीं छुप सकता। बाद में आशा को कामिनी होने का पता चला। आशा मालन वलद कृष्णा माली हाजिर है। यह है वो औरत, वो जादू, वो शराब जिसकी धुन में इस बेदर्द मुल्जिम ने अपनी मासूम और मजलूम बीवी को जहर देकर मार डाला। मिलॉर्ड, औरत के इश्क की कहानी जिस पर मुखालिफ इतना जोर देना चाहता है वो गढ़ी हुई है और मैं अपने दावे को साबित करने के लिए ये सबूत पेश करता हूं। ये हसीन तस्वीर, ये मोहनी सूरत, ये दिलकश चेहरा उस औरत का है जिसे कत्ल कर डाला गया। इस औरत के लिए मैं अक्ल इंसानी से यह सवाल करता हूं, क्या यह बात मानी जा सकती है कि एक जाहिल माली की यह गंवार लड़की, ये मैली कुचैली मालन, ये फूहड़ देहातन क्या एक सुशील और खूबसूरत औरत के कत्ल की वजह बन सकती है? ये बदसूरत औरत। फिर वह स्वीकार करती है कि उसने कामिनी का किरदार निभाया है। मेरा असली नाम आशा है। मैं कृष्णा माली की लड़की हूँ। महल के मुताल्लिक मोहब्बत की जो कहानी मशहूर है वो मैंने भी अक्सर अपने बाप की ज़बानी सुनी थी। जब मैं जवान हुई तो मेरे दिल में भी सरमान ने अंगड़ाई ली।
कि काश मुझे भी इसी तरह चाहा जाए, लेकिन एक माली की लड़की को इस तरह नहीं चाहा जा सकता। मैं इस हकीकत को समझती थी, इसीलिए मैंने अपनी इस तमन्ना को तस्कीन देने का एक नया तरीका निकाला। मैं आधी रात को चुपके से उठकर महल में जाती, उस औरत का रूप भरती जिससे यहाँ मोहब्बत की गई थी, और जिस शख्स ने ये महल बनवाया था उसकी तस्वीर से मोहब्बत का स्वांग रचाती। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस वहम में गिरफ्तार हो गई कि मैं ही वो औरत हूँ, और मैं इस तस्वीर से सचमुच मोहब्बत करने लगी, क्योंकि उसे तस्वीर में शंकर की तरह दिखने वाले आदमी से प्यार हो गया था। मुल्जिम के दामन पर खून के धब्बों के बारे में फैसला करने से पहले ये अच्छी तरह परख लेना, अच्छी तरह इत्मीनान कर लेना कि ये खून के छींटे कहीं छिड़के हुए तो नहीं है। और मेरे इन अटल अल्फाज को भी याद रखना जो हमेशा गूंजते रहेंगे कि मुल्जिम बेकसूर है, मुल्जिम बेकसूर है, मुल्जिम बेकसूर है, मुल्जिम बेकसूर है। लेकिन शंकर को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन अदालत और जूरी की राय में मुल्जिम कसूरवार है, लिहाजा निहायत अफसोस के साथ मुल्जिम के लिए सजाए मौत का हुक्म तजवीज किया जाता है कि मरने वाली ने खुदकुशी की थी। बाद में पुलिस को रंजना के पत्र के बारे में पता चला और उसने शंकर को मुक्त कर दिया। शंकर श्रीनाथ के स्थान पर भागता है लेकिन मर जाता है। दुखी आशा और श्रीनाथ के चले जाने का श्रेय जाता है। महल का निर्माण बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले सवाक वाचा और अशोक कुमार द्वारा किया गया था और कमाल अमरोही द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जिन्होंने फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। फिल्म के कथा को वाचा ने स्वीकार कर दिया था, जो आशंकित थे कि सस्पेंस फिल्मों को हमेशा दोबारा दर्शक नहीं मिलते, जबकि बॉम्बे टॉकीज पहले से ही अपनी पिछले फिल्मों की जिद्दी 1948 और आशा 1948 की बॉक्स ऑफिस विफलता के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित थी। हालांकि कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि यदि अच्छा निर्देशन किया जाए तो फिल्म दिलचस्प बन सकती है, और उन्होंने अमरोही को फिल्म का निर्देशक नियुक्त किया। कुमार स्वयं सह निर्माण करने, यदि कोई नुकसान हो तो वहन करने और यहाँ तक कि फिल्म में अभिनय करने के लिए भी सहमत हुए। उन्होंने अमरोही को कामिनी के किरदार के लिए उपयुक्त अभिनेत्री चुनने को काम सौंपा। मधुबाला, जिन्हें अमरोही ने फिल्म के एक दृश्य में कामिनी का किरदार निभाने के लिए चुना था। महिला मुख्य भूमिका का चयन जटिल हो गया। कई स्थापित अभिनेत्रियों ने भूमिका से इनकार कर दिया और जिन्होंने इसे स्वीकार किया उन्होंने उच्च फीस मांगी। 15 वर्षीय उभरती लेकिन अभी तक लोकप्रिय अभिनेत्री नहीं बनी मधुबाला ने कामिनी की भूमिका में रुचि व्यक्त की। वाचा ने उनकी उम्र और सापेक्ष अनुभवहीनता के कारण उन्हें सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अमरोही ने उनसे ऑडिशन देने की मांग की। अमरोही ने बाद में बताया, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो वह कोई सेलिब्रिटी नहीं थी और चूंकि मैं किसी नए व्यक्ति की तलाश में था इसलिए वो मेरे लिए उपयुक्त थी। फिल्म के मुख्य अभिनेता कुमार उनकी उम्र से दोगुने से भी अधिक उम्र के थे। उन्हें जल्द ही यह भूमिका मिल गई। अभिनेता ने वर्षों बाद कहा, मधुबाला केवल 15 वर्ष की थी और इतनी कच्ची थी कि उसे लगभग हर शॉट के लिए कई रिटेक की आवश्यकता होती थी, लेकिन महल अलग था और मुझे यकीन था कि हम गलत नहीं होंगे। महल के फिल्मांकन के दौरान यूनिट को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और अमरोही को अपने घर से प्राचीन वस्तुओं और वेशभूषा का योगदान करना पड़ा, क्योंकि उनके पास प्रॉप्स खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। खेमचंद प्रकाश को संगीत तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि नक्शब ने गीत लिखे थे। लता मंगेशकर, राजकुमारी दुबे और जोहराबाई अम्बालेवाली ने साउंड ट्रैक को अपनी आवाज। लता मंगेशकर ने उसी प्राचीन हवेली में गाना गाया जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल नामक एक और ट्रैक जो लगभग 4 मिनट लंबा है, अमरोही और मधुबाला द्वारा एक ही टेक में पूरा किया गया। बाकी सभी की अस्वीकृति के बावजूद अमरोही ने मधुबाला की प्रतिभा को बहुत सम्मान दिया। उन्होंने घोषणा की कि यह इस फिल्म के साथ था कि उनकी असली क्षमताएं सामने आई।
फिल्म के अंत में शुरू में मुख्य पात्र शंकर और कामिनी अपने अगले जन्म में फिर से मिलते दिखे, लेकिन कुमार के सुझाव पर रिलीज में एक दिन पहले दृश्य हटा दिए गए। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था और गीत नक्शब ने लिखे थे। गाना गायक आएगा आने वाला लता मंगेशकर ने गाया। मुश्किल है बहुत लता मंगेशकर ने गाया। दिल ने फिर याद किया लता मंगेशकर ने गाया। ये रात फिर न आएगी जवानी बीत जाएगी जोहराबाई। अंबाले वाली राजकुमारी एक तीर चला दिल पे लगा राजकुमारी। घबरा के जो हम सर को राजकुमारी मैं वो हंसी हूँ राजकुमारी ने गाया। महल 13 अक्टूबर 1949 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल की और अपने तीसरे सप्ताह तक देशव्यापी सनसनी बन गई। बॉम्बे टॉकीज की पिछली रिलीजों की विफलता के कारण महल का अच्छा प्रदर्शन करना पूरी तरह से अप्रत्याशित था और कयामत के भविष्यवक्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने कहा था कि यह केवल बॉम्बे टॉकीज की वित्तीय संकट को बढ़ाएगा। एक थिएटर मालिक ने मीडिया को बताया, मैं दोस्तों और जनता के पास देने के अनुरोध से अभिभूत हूँ। मैं कुछ शो के लिए ऐसा करता हूँ क्योंकि सभी शो हमेशा पहले ही बिक जाते हैं। यह एक हिट फिल्म है जिसने हमारा उत्साह बढ़ाया है। उम्मीदों से परे रहा शो और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सिल्वर जुबली हिट बन जाएगी। लोग इसे बार बार देखना चाहते हैं। फिल्म के शो हमेशा बिकते थे और संवाद और साउंड ट्रैक के बोल वाली पुस्तिकाओं की व्यापक मांग थी। ट्रेड साइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने महल को सुपरहिट घोषित किया है। हालांकि फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिल्म व्यापार वेबसाइटें अनुमान प्रदान करती हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कुल कमाई ₹14.5 मिलियन $1,80,000 बताई और कहा कि यह बरसात और अंदाज के बाद 1949 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। महल की सफलता ने पार्श्व गायिका लता मंगेशकर और मुख्य अभिनेत्री मधुबाला के करियर के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि वे दोनों फिल्म उद्योग में एक बड़ा ब्रेक पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बिमल रॉय, जो महल के संपादक थे, ने बाद में मधुमती का निर्देश किया। इसी दुनिया में मैं फिर लौट कर आऊंगा।